मेरे हक बनता है और मेरा फर्ज भी है। देख लेना, मैं तेरी शादी करवाऊंगी। बस तू जिब्रान को जल्दी तैयार कर शादी के लिए, बस सब सही हो जाएगा। मगर अम्मा ये सब होगा कैसे? ये तो मुझ पे छोड़, बैठी हूं ना मैं। अब कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा। हाँ, दुल्हन बनेगी मेरी बेटी, देख लेना। ठीक है, मैं जाती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। या अल्लाह, मेरी राबी की नसीब अच्छे कर। ये लो, खाना खा लो। जब से नायला अपने माँ बाप के घर जाके मर गई है, सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। अम्मी प्लीज मुझे इस कमरे से बाहर निकाल दे, कल से यहाँ पे कह दो मेरा दम घुट रहा है। दम घुट रहा है? अपने दम घुटने का तो तुम्हें बड़ा एहसास है। इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि तुमने हमें महल्ले भर में सर उठाकर चलने लायक नहीं छोड़ा। अम्मी मुझे माफ कर दे, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपसे वादा करती हूँ। मुझे तुम पे बहुत भरोसा था महविश। कोई तुम्हारे बारे में एक लफ्ज बोलता था तो मैं उसे झाड़ देती थी, लेकिन तुमने तो मेरे भरोसे पे पानी ही फेर दिया। इतनी जल्दी तो तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। अम्मी खुदा के लिए मैं मर जाऊंगी इस कमरे में। तुम मर जाओ, मरना तो तुम्हें उस वक्त चाहिए था जब तुम हमारी इज्जत नीलाम करने जा रही थी। अब उस वक्त तक तुम यहाँ पड़ी रहो जब तक तुम्हारा कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ जाता। बल्कि मैंने तो तुम्हारे लिए लड़का भी देख लिया। अब तो मुझे तुम्हारी शादी के बाद ही सुकून मिलेगी। अम्मी प्लीज मेरी बात का यकीन करें, मैं आपको आइंदा कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अम्मी खुदा के लिए मुझे माफ कर दे प्लीज, खुदा के लिए। खाना रखा हुआ है, खाना खाना है तो खाओ। आधे घंटे बाद आकर बर्तन उठा लूंगी। हटो। अम्मी मैडम, मुझे ये कहते हुए शर्मिंदगी हो रही है कि दाऊद साहब आपके शोहर हैं, इनकी सरगर्मियां कंपनी के इमेज को खराब कर रही हैं। शेख साहब ने भी मुझे एक ऐसी ही रिपोर्ट दी थी। दोनों की बातें काफी मुश्तरक हैं। अगर इन पर काबू नहीं पाया गया तो बाद में कंपनी सफर करेगी। आप ठीक कह रहे हैं, इसीलिए तो मैंने दाऊद की एक्टिविटीज पर आपको नजर रखने को कहा है। मैंने एक ऐसे आदमी के बारे में मालूमात कराई हैं जो हफ्ते में 2 से 3 बार दाऊद साहब के कमरे में आते जाते हैं। मैं समझी नहीं। मैडम, वो झोंपड़ी में रहने वाला एक आम सा आदमी है। सुना है उसकी बेटी बहुत खूबसूरत है और सड़कों पे भीख मांगती है। और हमारे दाऊद साहब। शायद आप ये कहना चाहते हैं कि दाऊद उस लड़की में इन्वॉल्व है या उसका बाप कोई चक्कर चला रहा है। अगर ऐसा होता तो क्या नहीं था मैडम, और उसके बाप को एक भारी रकम की ऑफर दे चुके हैं। ये मामला आगे किस हद तक पहुंचेगा अभी मुझे कोई इतला नहीं है। ठीक है, जब तक आपको मजीद मालूमात हाथ नहीं लगती आप उस पर नजर रखिएगा। मुझे दाऊद के बारे में एक एक पल की रिपोर्ट चाहिए। ठीक है मैडम, ऐसा ही होगा। अब आप जा सकते हैं। रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। रावी, तुम अभी तो गई थी, अभी फिर आ गई?
बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ होने लगा है। तुम ठीक तो हो ना? जाहिर तो मैं ठीक ही हूँ, मगर रोज मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं बदल रही हूँ या बदल गई हूँ। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या हम जैसे आम लोगों को मोहब्बत हो सकती है? जिस तरह हमारे सीने में दिल धड़कता है, मोहब्बत होना कोई अजीब बात नहीं है। मोहब्बत भी तो उसी से होती है ना जिसे दिल कबूल करे, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सब इसकी लपेट में आ जाते हैं। अगर ये सच है तो इस भीख मांगने वाले को तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जिब्रान, और आज भी मैं यहाँ तुम्हारे पास अपना अधूरापन दूर करने आई हूँ। क्या तुम इस बात का एतबार करोगे कि वो लड़की जो सड़कों पर हज़ारों लोगों के बनावटी चेहरे और उनकी बहकी बातें सुनने और उसका सामना करने के बाद दिलाकर तुम्हारी झोली में आके गिरी है? राबी, यूं तो सब ठीक है, पर जब से तुमने शादी की बात की है तब से ख्याल बहुत बुरी तरह सता रहा है। मैं एक मामूली सा टैक्सी ड्राइवर और वो तुम पे 50 लाख की बोली लगाने वाला। कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के बाद तुम्हें इस बात का एहसास हो कि तुमने गलत फैसला लिया या तुम अपने फैसले पे पछता रही हो? पछताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये एक कमरे का मकान ही मेरी जन्नत है। अगर भूख प्यास से मैं मर भी गई ना तो भी पछतावे का एक लफ्ज़ मेरी जुबान पर नहीं आएगा, क्योंकि तुमसे शादी करने का फैसला मेरा अपना है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जैसिया, अच्छा वो तुम खुद ही आ गई हो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। आने वाली थी तुम्हारे घर। मैंने भी महविश के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी, लेकिन मुझे अपने कानों पर एतबार नहीं हो रहा था। हालांकि महविश मेरी सहेली है और मैं उसकी इन सब बातों से बेखबर थी। आओ बैठ के बात कर। जी। बैठ। अपने दम घुटने का तो तुम्हें बड़ा एहसास है। इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि तुमने हमें महल्ले भर में सर उठाकर चलने लायक नहीं छोड़ा। मुझे तुम पे बहुत भरोसा था महविश। कोई तुम्हारे बारे में एक लफ्ज बोलता था तो मैं उसे झाड़ देती थी, लेकिन तुमने तो मेरे भरोसे पे पानी ही फेर दिया। इतनी जल्दी तो तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। महविश तुम्हारी सहेली है और तुम्हारे बारे में हमने कभी कोई गलत बात नहीं सुनी। तो तुम्हारी सहेली होते हुए वो ऐसा काम कैसे कर सकती है? यही बात सोचकर मुझे भी परेशानी हो रही है कि उसने ये सब कुछ कर लिया और मुझे एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। हालांकि मैं उसे समझाती, उसे इस बात से मना करती, शायद उसे उसी बात का डर था। हाँ शायद यही वजह होगी।
अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें। महल्ले में अलग बेइज्जती हो गई और इसका बाप और भाई तो कह रहे हैं कि इसकी शादी किसी और से कर दो। इस वजह से उसकी पढ़ाई भी रुक गई है। एक तरह से हमने उसे घर में कैद कर दिया है। देखें आंटी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप मुझे इजाज़त दें, मैं उसे बड़े आराम से समझा सकती हूँ। इसकी वजह से ना सिर्फ उसकी पढ़ाई दोबारा शुरू होगी, बल्कि वो उस लड़के को भी भूल जाएगी। और जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा ही होगा। काश ऐसा हो जाए बेटा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस उसके लिए मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। बेटा मुझे तो कभी भी इनकार नहीं है इससे। अगर तुम्हारे समझाने से वो बदल जाएगी तो मैं कभी भी उस पर इतनी सख्तियाँ नहीं करूँगी। आप प्लीज़ मुझे उससे मिलवा दें और मेरा एतबार करें। मैं नहीं चाहती कि मेरी सहेली की ज़िंदगी ख़राब हो। मैं रोज़ाना 1 घंटा उसके पास आकर बैठूंगी और हफ्ते में 1-2 दिन उसको अपने घर भी ले जाऊंगी। अगर वो इसी तरह कमरे में बंद रहेगी आंटी, तो मैं उसे कुछ भी समझाऊं, उस पर कुछ असर नहीं करेगा। देखो, अब जो अच्छा तरीका तुम्हें सूझता है ना, तुम वो करो, लेकिन महविश को बदलना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप बेफिक्र रहें, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। प्लीज़ मुझे एक दफ़ा महविश से मिलवा दें, प्लीज़। आओ मेरे साथ। लगता है तुम्हारा आजकल ऑफिस में दिल नहीं लग रहा। बिना किसी रीजन के बहुत से ऐसे काम हैं जो डिले चल रहे हैं। ऐसा आपसे किसने कह दिया? मैं तो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टाइम पे पूरी कर रहा हूँ, और ये आपकी कमेटी की जितने भी अफसर्स हैं, जितने ऑफिसर्स, ये सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और आप आंखें बंद करके उन पर यकीन करती हैं। अब ये इज्जत रह गई है मेरी। इंसान अपनी इज्जत और वक़ार खुद बनाता है। तो आपका क्या ख्याल है कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ? तुम जो कर रहे हो वो मेरी आंखों से ओझल नहीं है। तुम्हारी जो गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ है ना, उन सब के बारे में मैं जानती हूँ अच्छी तरह। इसका मतलब है कि आपने ऑफिस में मेरे खिलाफ जासूस बिठा के रखे हैं। तुम्हारी एक्टिविटीज़ देखने और जानने के बाद ये सब ज़रूरी हो गया था, और बुनियादी तौर पर तुम्हें इज्जत की ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल गवारा नहीं है। तुम्हें एहसास ही नहीं है कि एक मामूली इंसान को मैंने कितना बड़ा मकाम देने की कोशिश की, मगर तुम्हें तो कदर ही नहीं है इस बात की। तुम्हें स्टेटस रास ही नहीं आता। तुम एक मामूली इंसान हो और हमेशा ऐसे ही रहोगे। बेगम, ये सब क्या है? आप हमेशा मुझे जलील करती रहती है। मुझे पता है आपने मुझ पे एहसानात किए हैं। मैं चाहूं भी तो इसका बदला नहीं उतार सकता, लेकिन आप मुझे डिग्रेड करती रहती है। ये सब तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो और जो कुछ भी करना चाह रहे हो, मुझे उन सब बातों की खबर है। और इस बात की भी मुझे मालूमात है कि तुम एक भीख मांगने वाली लड़की के साथ कितने इन्वॉल्व हो। उसका बाप तुम्हारे ऑफिस में आता जाता रहता है और तुम उसे एक भारी रकम ऑफर कर चुके हो, वो भी उसकी बेटी के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं घर में बैठ के झक मार रही हूँ? अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं घर में बैठकर तुम पर और अपने बिजनेस पर कड़ी से कड़ी नजर रखती हूँ। कोई भी चीज मेरी मर्जी के बिना इधर से उधर नहीं हो सकती। बेगम देखें, आप हकीकत यह है कि आप मेरे खिलाफ बहुत गलत ब्रीफ हो जाती हैं। दरअसल हकीकत ये है कि ये सारे इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। हकीकत के सामने से सारे पर्दे उठ चुके हैं, इसलिए मैं एक और फैसला करने पर मजबूर हो गई। हम प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। अब समझने और जानने के लिए कुछ नहीं रह गया है। अब तुम्हें सिर्फ सुनना पड़ेगा। पहले तो मैंने ऑफिस के सारे इख्तियारात तुमसे लिए थे, मगर अब तुम्हारा ऑफिस जाना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम बिजनेस करना नहीं जानते। तुम्हारी प्रोग्रेस 0 हो गई है, इसलिए तुम्हें ऑफिस जाने के बजाय घर बैठना जरूरी हो गया है।
अब कल से तुम्हें ऑफिस जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जबरान वल्द अली रज़ा आपको राबिया वल्द अब्दुल कयूम 10,000 महर के साथ कबूल है? जी कबूल है। कबूल है? जी कबूल है। कबूल है? जी कबूल है। राबिया वल्द अब्दुल कयूम आपको 10,000 महर के साथ जबरान वल्द अली रज़ा आपको कबूल है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसी हैं आप? क्या हाल है बेटा? ठीक हो? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हो। महविश ने नाश्ता तो कर लिया होगा ना? हाँ बेटा, अब तो उसने मुझे शिकायत का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं उसे थोड़ी देर के लिए अपने घर ले जा सकती हूँ। माँ अम्मी भी होंगी, उसे समझाएंगी। हाँ ठीक है, तुम अगर चाहो तो उसे ले जा सकती हो, लेकिन देखो उसे कहीं जाने मत देना। मैं सिर्फ उसे तुम्हारे भरोसे पे भेज रही हूँ, ठीक है? अरे आंटी आप फिक्र ही ना करें, महविश मेरे साथ जाएगी तो मेरे साथ ही रहेगी। मैं उसे अपनी इजाज़त के बगैर कहीं बाहर नहीं जाने दूंगी। ठीक है बेटा, वो अपने कमरे में ही है, तुम चाहो तो उसे ले जा सकती हो। थैंक यू आंटी। तुम्हारी मम्मी बता रही थी कि अभी तक नैला नहीं आई। अरे अब्बा आ जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि हमें घरेलू मामला छोड़ के काम पे तवज्जो देनी चाहिए। सारी जिंदगी काम ही किया, इतनी तवील मुलाजमत करने के बाद अब मैं थक गया हूँ। मुझ में काम करने की शक्कत नहीं है बिल्कुल भी। बस अब मैं आराम करना चाहता। अब्बा मैं भी आपको तकलीफ़ देना नहीं चाहता हूँ, और मैंने आपको मशवरा भी दिया था कि अपना कारोबार शुरू करें ताकि घर के हालात कुछ बेहतर हो, और आपने हामी भी भरी थी। हाँ हाँ तुमने बोला तो था। अब्बा आपने अपनी पेंशन से कुछ पैसे देने का वादा भी किया था, मैं तो आज तक उसी आसरे में बैठा हूँ। बेटा मैंने सारी जिंदगी तुम लोग इस दौड़ धूप की है, और अभी भी तुम्हें मायूस नहीं करूँगा। लेकिन बेटा एक बात मैं सोच रहा था कि अगर बिजनेस के साथ साथ तुम अपनी नौकरी बरकरार रखो तो आमदनी में इजाफा ही होगा ना बेटा। अब्बा वहाँ मुझ जैसे देनदार बंदे की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ तो उस बंदे की ज़रूरत है जो कंपनी के मालिक का ज़्यादा खैर ख्वाह हो। मैं काम से काम रखने वाला बंदा हूँ, उनके साथ ज़्यादा नहीं चल सकता। आप कारोबार शुरू करने में मेरी मदद करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अपनी औलाद से मैं यही तवक्का रखता हूँ बेटा। रही बात नायला की और घर के मसाइल की, जब कारोबार शुरू होगा तो सारे मसले मसाइल खुद ख़त्म हो जाएंगे। जब हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे तो हम एक मुलाजिम रख लेंगे और सारे मसले मसाइल भी ख़त्म हो जाएंगे और किसी को किसी से कोई शिकायत भी नहीं रहेगी। खुदा करे ऐसे ही हो बेटा। इंशाल्लाह अब्बा ऐसे ही होगा। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, कल मैं हेडक्वार्टर जाकर ज़रा पेंशन की मालूमात करता हूँ। तुम बिजनेस की फिजिबिलिटी बनाओ, इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में पैसों का इंतजाम हो जाएगा। ठीक है अब्बा।
नसरीन, ये तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? मुझे तो ये पता था कि हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। खामोशी से मेरे साथ चलो। इतना सस्पेंस क्रिएट क्यों कर रही है? ये बताओ तो कहाँ जा रहे हो? मेरा बताना इतना जरूरी नहीं है जितना तुम्हारा वहाँ पहुँचना। अच्छा मैडम, लगता है आपके नफे भी मुझे बर्दाश्त करने पड़े। चलो ऐसा ही सही। तुम बिना समय तुम्हें बता नहीं तो अब्बा के पास जल्दी जाना है, वरना वो आज हम पहुंच जाएंगे, तो इसमें जल्दी पहुंच जाएंगे। तुम चुपचाप से मेरे साथ चलो तो सही है इस दफा। नसरीन, तो मुझे कहाँ लेके जा रही हो? मेरी बहुत बस हो गए यार, गर्मी देखो। रुको, अभी पता लग जाएगा। रुक जाओ, बस अभी पता लगेगा। ये कहाँ ले आई तुम मुझे? ये यहाँ कौन रहता है? कोई तो रहता होगा। हाँ, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी कौन रहता है यहाँ? अब तुम मुझसे ऐसे छुपा रही हो। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। एक तो ऐसी अनजान जगह पर तुम मुझे लेकर आई हो, ऊपर से कह रही हो कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा रही। आज ये अनजान जगह लग रही है, लेकिन कल के बाद ये अपनी लगने लगेगी। अच्छा रुको। हाँ मैं